Hello everyone, how are you all? Good morning. Okay, let us start with the homework which was given. है ना? In text exercise 4 था, right? 10 क्वेश्चन. ऐसा कोई है जिसने सारे कर लिए 10 के 10? ओके, गुड. ऐसा कोई है जिससे एक भी नहीं हुआ? ओके, ठीक. फाइन, तो लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट है? क्वेश्चन 1 में किसी को डाउट है? ओके. क्वेश्चन 2 में? ठीक है. 3 में? क्वेश्चन 3 में डाउट है. ओके, ठीक है. Question 3 क्या है? In a sample of hydrogen atoms, electron makes transition from fifth excited state to ground state, producing all possible types of photons. Number of lines in the infrared region. देखो, fifth excited state मतलब क्या हुआ? Everybody, fifth excited state का मतलब क्या है? n is equal to 6 है. Good. हाँ, fifth excited state का मतलब n is equal to 6. Correct. इसमें किसी को डाउट है? Is it clear कि हम कैसे बोल रहे हैं fifth excited state is n is equal to 6? इसमें किसी को डाउट है क्या? ठीक है. अब जैसे हम बात करते हैं लाइमन सीरीज में, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड. ठीक है. तो अब देखो क्या होगा. 6 से 1, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1. ये किस में आएगा? अल्ट्रावायलेट में. फिर 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2. ये आएगा किस में? विजिबल में, है ना. पास्चन में क्या आएगा? 6 से 3, 5 से 3, 4 से 3. ये किस में आएगा? इंफ्रारेड में, है ना. नाउ इसमें देखो क्या है. 6 से 4, 5 से 4. ठीक है. और ये आएगा 6 से 5. ये भी इंफ्रारेड में है और ये भी इंफ्रारेड में है, राइट. तो इंफ्रारेड में पूछा है टोटल कितने आएंगे. इंफ्रारेड रीजन में कितने आएंगे टोटल, बताओ. टोटल नहीं पूछा है, सिर्फ पूछ रहा है इंफ्रारेड रीजन के बारे में, राइट. दे आर आस्किंग कि इंफ्रारेड रीजन में कितने आएंगे. तो काउंट करो कितना है इंफ्रारेड में. 6. तो इसका आंसर क्या आया? नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस in the infrared region is how much? 6. है ना. total number of lines in infrared region is equal to 6. इसमें किसी को डाउट है? नहीं कर सकते फॉर्मूला यूज, बिकॉज वो टोटल नंबर के लिए होता है. ठीक है. वो यहाँ सिर्फ वो तो इंफ्रा टोटल के लिए आता है ना. यहाँ तो सिर्फ इंफ्रारेड के लिए पूछा है. नेक्स्ट बताइए, इसको लिखना है क्या? ओके, 6. अच्छा, 5. The number of visible lines when an electron returns from fifth orbit to the ground state in a sample of hydrogen atoms. देखो, फिफ्थ ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो ये पूछा जा रहा है कि विजिबल लाइंस कितने हैं ना. फिफ्थ ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो विजिबल लाइंस कितने हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है. देखो, तो फिफ्थ ऑर्बिट से जैसे यानी 5 से आ रहा है, तो लाइमन में कितने आएंगे? 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1. लाइमन में आएगा. ठीक है. और उसी तरह से 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2. ठीक है. ये आएगा विजिबल. विजिबल क्या है? ये बामा. ये आएगा तुम्हारा अल्ट्रा वायलेट. फिर आएगा इसी तरह से 5 से 3,
4 से 3, 5 से 4। तो ये सब ये किस में आएगा? क्वेश्चन में, और ये आएगा किसमें? ब्रैकेट में। तो अब बताओ विजिबल में कितने लाइन आए? किसने पूछा था ये सवाल? सिद्धांत? किसने पूछा था ये? अरे सवाल किसने पूछा था? सिद्धांत क्लियर हुआ? सिद्धांत इज इट क्लियर? क्या है, कितने लाइन्स हैं बताओ? विजिबल में कितने लाइन्स आ रहे हैं? 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ विजिबल लाइन्स ये आ जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 6 क्वेश्चन नंबर 6। Suppose that in a hypothetical atom, क्वेश्चन है, suppose that in a hypothetical atom gives a red, a green, a blue and a violet spectrum. ठीक है, अब देखो इस तरह से कुछ बनाया हुआ है, ये 4 है, ठीक है, ये 3 है, ये 2 है, और ये 1 है। और बहुत सारे ट्रांजिशंस बनाए हुए हैं, जैसे एक बनाया है वह 2 से 1, एक बनाया हुआ है 4 से 1, है ना, सॉरी, एक बनाया हुआ है 3 से 2, और एक बनाया हुआ है 3 से 1। ठीक है, तो अब देखो क्या है कॉन्सेप्ट कि रेड लाइट कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे ई मैक्स किसका है, किसका एनर्जी मैक्सिमम है बताओ? किसने पूछा था? 6 सुमति, एनर्जी मैक्सिमम कौन से ट्रांजिशन का है बताओ? 4 से 1 का है, 3 से 1 का है, 2 से 1 का है, या 3 से 2 का है? एनर्जी मैक्सिमम किसका है? बट हाँ, हमें ये देखना है कि विच रेड स्पेक्ट्रल लाइन, तो रेड स्पेक्ट्रल नहीं, फिर तो क्लियर है, तो रेड की बात कर रहा है। रेड तो बामर सीरीज में ही आएगा ना, यहाँ पे ई मैक्स, हाँ ठीक है, बट यहाँ पे एक्चुअली रेड की बात कर रहा है, तो रेड विल कम इन बामर सीरीज, दैट इज क्वाइट इजी। विजिबल होता है ना रेड, तो रेड क्या होता है, देखो रेड विजिबल होता है, तो विजिबल कौन सा है? बामर सीरीज में यही एक लाइट करता है, ये 3 से 2। तो इज दैट क्लियर कि आंसर क्या है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 7th। ठीक है, चलो 7th डिस्कस करते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, है ना, तो वेव नंबर की बात कर रहे हैं, वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। फर्स्ट लाइन बामर सीरीज का कौन सा है बताओ एवरीबॉडी? व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज? बताओ, बामर सीरीज का पहला लाइन क्या होगा? 3 से 2, और यहां पर Li2+ के लिए बात कर रहे हैं। और लास्ट लाइन ऑफ पास्टियन सीरीज क्या होगा बताओ? लास्ट लाइन ऑफ पास्टियन सीरीज, हाँ, ये आएगा इन्फिनिटी से 3। तो इसका वेव नंबर को हम बोलते हैं लेमडा बार μ1, लेमडा बार 1 ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, या फिर इसको सीधा लिखते हैं न्यू बार, कोई दिक्कत नहीं, लेमडा बार ही रहने देते, कन्वेंशन तो वही है। तो अब देखो हम निकालते हैं कैसे। पहला जो वेव नंबर है, लेट अस राइट इट x, ठीक है, पहला जो वेव नंबर है हम उसको x लिख देते हैं। तो x1 जो है दैट इज 1 बाई लेमडा 1, ये क्या आएगा? RH इंटू जेड स्क्वायर, यानी लिथियम के लिए तो 9 हो जाएगा, 1/2² माइनस 1/3², राइट, तो ये आएगा 9RH 1/4 माइनस 1/9, यानी 9RH, ये आएगा 36, 9 माइनस 4। इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना बोलो, ये बात समझ में आ रही है? तो अब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हें क्या मिलेगा? 5RH/4, दिस इज x1, है ना। उसी तरह x2 की बात करें तो ये क्या आएगा? RH इंटू 9
1/3² माइनस 1/∞², राइट। तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, अब हमें मिल जाएगा RH इंटू 9 इंटू 1/9, तो ये RH मिला। तो अब बताओ कि डिफरेंस निकालना है ना हमें, तो डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ। अब हमें डिफरेंस निकालना है, x1 माइनस x2 निकालना है, राइट। तो हम x1 माइनस x2 कैसे निकाल पा रहे हैं बताओ, x1 माइनस x2 हमें निकालना है। तो 5/4 RH माइनस RH, तो RH हम कॉमन ले लेंगे, 5/4 माइनस 1 कितना आएगा बताओ एवरीबॉडी, 5 माइनस 4/4, ये आ जाएगा RH/4। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है, ये लिखना है क्या, डू यू वांट टू राइट दिस, तो ठीक है लिख लो, ठीक है राइट इट डाउन, लिख लो। रुक जाओ, देयर आर पीपल हु आर राइटिंग, प्लीज वेट। डन, लिख लिया सबने, ठीक है। Question number 8. Which transition in Li2 plus would absorb the same wavelength as 2 से 4 in He plus ion? देखो एक्चुअली ये 4 से 2 होगा, 4 से 2 का He plus आयन है। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये एब्जॉर्ब की बात कर रहा है लेकिन एक्चुअली में इमिट होता है, तो चलो ठीक है हम निकालते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो ये जो मतलब एब्जॉर्ब करेगा कौन सा, जब उन लोग का वेवलेंथ सेम हो गया, वेव नंबर सेम होगा, तो x1 लिखते हैं 1/λ1, तो ये आएगा RH इंटू 2² 1/2² माइनस 1/4², ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, Li2 प्लस की बात कर रहा है, तो RH इंटू Li2 प्लस के लिए 3² 1/n1² माइनस 1/n2², ये समझ में आया, ये दोनों बराबर होने चाहिए ना एवरीबॉडी, ये वाली बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो RH कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हें क्या मिलेगा, 2²/3², ठीक है, इज इक्वल टू 1/2² माइनस 1/4², ये हमें मिल जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2²। अब देखो क्या है, ये आया 4/9 और ये आया 1/4 माइनस 1/16 इज इक्वल टू 1/n1² माइनस 1/n2²। तो अब ये क्या आया 1/9 माइनस, देखो क्या आ रहा है, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चाहेगा किससे 4, हाँ 36, ठीक है। सो दिस इज 1/9 माइनस 1/36, तो ये क्या आ रहा है बताओ, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/3² माइनस 1/6² इज 1/n1² माइनस 1/n2²। इज दैट क्लियर, तो आंसर क्या हुआ बताओ, आंसर 6 से 3 हुआ, बट एक्चुअली इन्होंने 4 से 2 नहीं दिया, इन्होंने दिया है क्वेश्चन में से 2 से 4, तो इसका आंसर भी यही होगा फिर 3 से 6, क्योंकि एब्जॉर्ब करने वाले क्वेश्चन दिए हैं, बट फॉर्मूला तो हम इमिशन के लिए लगाते हैं, तो उल्टा लगा दिया। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर, इसको लिखना है किसी को, ठीक है लिख लो फिर, राइट डाउन कोई बात नहीं, लिख लो प्लीज वेट, देयर आर क्वेश्चन, पहले ही निकालते हीट एंड ट्रायल कर, हाँ हीट एंड ट्रायल करके लगा सकते हो, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, हीट एंड ट्रायल के बेसिस पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 9 सी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन 9, लेट μ1 बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज। देखो सीरीज लिमिट लाइमन सीरीज का क्या होता है बताओ, इन्फिनिटी से 1, ये हो गया μ1 फ्रीक्वेंसी है, एंड μ2 विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो μ2 क्या है,
फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज का, ठीक है। एंड μ3 बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ बामर सीरीज, ठीक है, μ3 ये हो। अब देखो पूछा है कि रिलेशन क्या है, तो बहुत आसान है। देखो एनर्जी इंफिनिटी से 1 इज इक्वल टू एनर्जी इंफिनिटी से 2 प्लस 2 से 1, ये समझ में आया? इज दैट क्लियर? एनर्जी हम ऐसा लिख रहे हैं, एनर्जी इंफिनिटी से 1 इज इक्वल टू एनर्जी इंफिनिटी से 2, ये अच्छे से नहीं लिखा है क्या? तो देखो एनर्जी इंफिनिटी से 1 इज इक्वल टू एनर्जी इंफिनिटी से 2 प्लस एनर्जी 2 से 1। इज दैट क्लियर? तो अब देखो हमें क्या मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है कि h nu1 इज इक्वल टू h nu3 प्लस h nu2, तो h कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा nu1 इज nu3 प्लस nu। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है इसमें? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? या लिखना है किसी को? तो राइट डाउन, ठीक है, लिख लो। रिटर्न जल्दी बता देना है ना, लिखने का हो गया काम तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। द नंबर ऑफ विजिबल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न्स फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट इन अ सैंपल ऑफ He प्लस आयंस। देखो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि विजिबल लाइंस, He प्लस में विजिबल लाइन आएगा क्या? He प्लस का जो बामर होगा, बामर का मतलब क्या है? He प्लस का जो बामर होगा उसमें जो वेव नंबर हम निकालेंगे 1 बाई लेमडा, ये आएगा RH इंटू 2 स्क्वायर 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस जो भी x स्क्वायर है। तो ये जरूरी है कि ये विजिबल में लाई करे। इसका वेवलेंथ जो है, द वेवलेंथ रेंज विल बी डिफरेंट इन He प्लस आयन। देखो He प्लस का एनर्जी जो फर्स्ट ऑर्बिट का होगा ये -13.6 इंटू 2 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर आएगा, यानी कितना 1354.4 आएगा, राइट। और E2 जो आएगा सेकेंड ऑर्बिट का वो -13.6 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर आएगा, तो ये आएगा -13.6। तो जो फर्स्ट लाइन है 2 से 1 का ये जो ट्रांजिशन है और उसके बाद 3 से 2 का जो ट्रांजिशन है, ये जो बामर में आएगा, देखो विजिबल में लाएगा, आएगा या नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। E3 की हम बात करें -13.6 इंटू 2 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, राइट। तो ये -13.6 इंटू 4 बाई 9 आ रहा है, राइट। तो देखो कितना आता है -13.6 इंटू 4 बाई 9। इज दैट क्लियर? -13.6 इंटू 4 बाई 9 देखो क्या आ रहा है। ये जो वैल्यू आएगा वो हाइड्रोजन के जैसा तो नहीं होगा ना, -6.04, ठीक है। तो अब देखो ये जो 3 से 2 का जो एनर्जी का डिफरेंस आया, यहाँ पे जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है 3 से 2, जैसे ये हमने निकाला -54.4, ये हमने निकाला -13.6 और यहाँ पर हमने निकाला -6.04। इज दैट क्लियर? तो ये जो डिफरेंस है वो अराउंड 7 के आसपास आ रहा है और हाइड्रोजन में बहुत कम आता है। तो ऑब्वियसली ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब ये जरूरी नहीं है कि विजिबल में लाई करे, क्योंकि एनर्जी इस बार काफी ज्यादा है। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो ठीक है, और किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट है? ठीक है, देखो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। लास्ट क्लास में दी सीरीज, हाँ ये जो सीरीज हमने पढ़ा है लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, दीज आर ऑल रिलेटेड टू हाइड्रोजन एटम ओनली। ये सारे के सारे हाइड्रोजन एटम से ही रिलेटेड हैं। यदि हम दूसरे एलिमेंट के लिए बात करेंगे, देखो हम बात करते हैं एनर्जी, तो एनर्जी क्या होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो हाइड्रोजन एटम में जब हम लिखेंगे डेल्टा एन तो डेल्टा ई, तो ये क्या आएगा -13.6 इंटू 1 बाई n2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n1 स्क्वायर, राइट। या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम में डेल्टा ई एच आएगा 13.6 इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। दिस इज फॉर हाइड्रोजन, राइट। बट यदि हम किसी और एलिमेंट के लिए बात करें, जैसे डेल्टा ई फॉर एलिमेंट जेड, तो यहाँ जेड स्क्वायर भी आ जाएगा।
तो आएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर z है। दिस इज फॉर एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर z। इज दैट क्लियर? दिस इज फॉर एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर z। तो अब जरूरी थोड़ी है कि ये विजुअल में लाई करे, जैसे पहले लाई करता था वैसा ही अभी लाई करे, ये कोई जरूरी तो नहीं है ना। एवरीबडी, इज दैट क्लियर? इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि विजिबल में लाई करेगा। ठीक है। अरे यार ध्रुवेल क्या कर रहे हैं भाई? चलो ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस काउंट किए थे, राइट? हमने लास्ट क्लास में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस काउंट किए थे। तो अभी जैसे याद हुआ तुम्हें, हमने जैसे क्या किया था 5, जैसे एक वही क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। कंसीडर अ सैंपल ऑफ मल्टीपल हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, all in fourth state. Consider a sample of multiple hydrogen atoms all in fourth state. So calculate the minimum number of spectral lines. Calculate the minimum number of spectral lines when the electrons de-excite to ground state. ये क्वेश्चन देखो करो, इसको थोड़ा सा हमें समझना है। नैनेश गुड, श्रेयस गुड, अजिंक्य गुड, सही है। सोनाली गलत है आपका आंसर। प्रथमेश गुड, सही है तुम्हारा। स्नेहल गलत है। रेवती गलत है। पार्थ गलत है। आर्यन गलत है। रजत गलत है। सिद्धांत गलत है। श्री गलत है। आदित्य गलत है। आकाश गलत है। हाँ सरायु, योर आंसर इज करेक्ट, गुड। रेवती गलत, आर्यन गलत, आदित्य गलत, रदित गलत है। तुक्के मार रहे हो तुम लोग। आदित्य गुड, श्रुति गुड, हाँ सही है तुम्हारा। तुक्के मत मारो यार, तुक्के मार रहे हैं ज्यादातर लोग, बिना सोचे समझे जवाब दे रहे हो। अरे एक जैसे कॉन्सेप्ट तुमको आता है, थोड़ा दिमाग लगाओ उसके बाद आंसर दो। नहीं नहीं, सोनाली गलत है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सही सोच के आंसर दिया है, ठीक है, उनका दिमाग मतलब चल रहा है, वो कुछ भी आंसर नहीं कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है उनके लिए तो। नहीं नहीं गलत है। नहीं, अथर्व गलत है। अरे देखो बड़ा इजी है, मान लो। नहीं नहीं नहीं, n इज इक्वल टू 4 मतलब n इज इक्वल टू 4 लिखा, एक्साइटेड स्टेट थोड़ी लिखा है। इट इज n इज इक्वल टू 4 मतलब फोर्थ स्टेट है। सुमति गलत है। यहाँ पे फोर्थ स्टेट की बात हो रही है, राइट? अब मान लो इस तरह से 4 सीढ़ियां रखी हैं, ऐसा देखो, ये चौथी नंबर की सीढ़ी, ये तीसरी नंबर, ये दूसरी नंबर, और ये पहली नंबर की सीढ़ी। यहाँ पे मान लो इस सीढ़ी के आसपास बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, a lot of students are here। अब पूछा जा रहा है कि ये कैसे मिनिमम नंबर ऑफ जंप मारेंगे। एक तरह का जंप मिनिमम नंबर मारना है, तो मिनिमम क्या होगा बताओ? जब ये नीचे सबको उतरना है बट मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स मारना है, तो कैसे होगा आंसर बताओ? मिनिमम नंबर ऑफ जंप के लिए कैसे होगा? पार्थ गुड, एक होगा आंसर। अरे सारे बच्चे 4 से डायरेक्टली 1 में कूदेंगे, सारे बच्चे 4 से डायरेक्टली 1 में कूदेंगे। ऑल ऑफ देम विल जंप डायरेक्टली फ्रॉम 4 to 1। यदि सारे 4 से 1 कूद गए, यानी सारे इलेक्ट्रॉन 4 से 1 में आए, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगा? 1 ही होगा ना। जो पिछले बार तुमने निकाला था
वो मैक्सिमम नंबर ऑफ निकाला था, मतलब सारे जितने भी पॉसिबल अलग अलग टाइप के जंप्स हो सकते थे वो तुमने निकाला था। तो पिछले केस में मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन निकाला था तुमने, और इस बार तुम्हें मिनिमम बोला गया है। जब क्वेश्चन दिया जाए तो उसके बारे में थोड़ा सोचो। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, तुम आराम से कर सकते हो, ये सोच सकते हो। बट हाँ, हर बार फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं है, हमें अपना दिमाग लगाना है कि क्या हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब सारे मिनिमम नंबर स्पेक्ट्रल लाइन कैसे करेंगे? सब एक साथ पूछ जाएंगे 4 से 1, तो एक ही स्पेक्ट्रल लाइन आएगा ना। एवरीबडी इज दैट क्लियर? किसी को डाउट है इसमें एक कैसे आया? इज इट क्लियर एवरीवन? ये समझ में आ रही है आपको बात? तो थोड़ा सोचो, बहुत जल्दी नहीं है आंसर देने का, ठीक है? ये लिखना है क्या? तो क्लियर हो गया होगा ना, डायरेक्टली सब 4 से 1 पूछ जाएंगे। चलो ठीक है, मैं देखो कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं, वो डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बस ट्रिकी है। डिफिकल्ट नहीं है, बस ट्रिकी है, ठीक है? डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, अभी एक ट्रिकी क्वेश्चन दे रहा हूं। इस बार मैं चाहता हूं कि बच्चे आंसर करें, सोचे इसके बारे में। अब देखो क्या है, कंसिडर अ सैंपल ऑफ, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कंसिडर अ सैंपल ऑफ मल्टीपल हाइड्रोजन एटम्स, मतलब बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, ऑल प्रेजेंट। वीडियो तो मिलती है यार, बार बार क्यों पूछते हो? वीडियो तो हर लेक्चर का मिलता है ना एवरीबॉडी, मिलता है नहीं मिलता है? तो यार क्यों पूछ रहे हो, बार बार टाइम पास करते हो? कंसिडर अ सैंपल ऑफ मल्टीपल हाइड्रोजन एटम्स ऑल प्रेजेंट इन फिफ्थ स्टेट। एक सैंपल है हाइड्रोजन एटम्स में जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है फिफ्थ स्टेट में, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स फिफ्थ स्टेट में, ठीक है? नाउ electrons, the electron undergo transitions, the electrons undergo transition to the ground state, transition to the ground state such that no emission was observed, no emission was observed in Balmer series. बामर सीरीज में कोई इमिशन ऑब्जर्व हुआ ही नहीं। कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस। अब देखो ये मैक्सिमम पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस पूछा गया है, ना कि मिनिमम। पिछले बार मिनिमम पूछा गया था, अब रजत सीधा एक बता रहा है। अरे मैक्सिमम पूछा जा रहा है, मैक्सिमम। अब देखो मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है, यदि तुम अभी भी नहीं समझे हो तो। मान लो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं 5वीं नंबर सीढ़ी पे, बहुत सारे, 4, फिर क्या आएगा 3, फिर आएगा 2, और फिर आएगा 1, है ना? अब 2 नंबर की सीढ़ी पे कांटे लगाए हुए हैं, मान लो कांटे बिछाए हुए हैं, या फिर टूटा हुआ कांच है, और बच्चे समझदार हैं, बच्चों को ये पता है कि 2 नंबर की सीढ़ी पे कांटे वाटे लगे हुए हैं, तो n इज इक्वल टू 2 होता है ना बामर सीरीज, एवरीबॉडी n इज इक्वल टू 2 होता है ना बामर सीरीज। तो अब n इज इक्वल टू 2 में कोई बच्चा आएगा नहीं, मतलब अलग अलग टाइप का जंप करेगा बट 2 पे कभी पांव नहीं रखेगा। तो अब जो है कितने पॉसिबल लाइंस मिलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा में जब किसी ने 2 पे जंप मारा ही नहीं, यानी बामर पे कोई आया ही नहीं। निखिल, श्रेयस, अजिंक्य, गुड, तुम लोग का आंसर सही है, बाकी सब गलत ही दे रहे हैं। बिना सोचे समझे आंसर मत दीजिए, थोड़ा सोचिए। निखिल, श्रेयस, 2-3 बच्चों ने सही आंसर दिया है, इट्स गुड टू सी दैट। रेवती, वेरी गुड, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट, वेरी गुड। तेजस, पार्थ, सही है, सही है, सही। ओम, हाँ ठीक है, सही है, गुड। अभिषेक, तुमने क्या आंसर दिया था? अभिषेक, रजत सही है, रजत सही है। जिनका आंसर प्राजक्ता, गुड, सही आंसर। सिद्धांत भी सही है, वेदांत सही है, आकाश भी सही है। अथर्व, तुम्हारा आंसर क्या था? आयुष कुमार, गुड। सोनाली गलत है। शरायु, आंसर क्या दिया था तुमने? गलत है, गलत है, गलत है। पार्थ गलत है, आर्यन गलत है। चलो काफी बच्चों ने अच्छा सही आंसर किया है, मतलब दो लोग दिमाग लगाना सीख गए, गुड।
चलो ठीक है, बाकी बच्चे भी समझ जाओगे, थोड़ा समय लगा। श्रुति गुड, आंसर सही है तुम्हारा। जिनका नाम नहीं लिया वो गलत आंसर दिए। सरायु अभी सही है तुम्हारा आंसर। पार्थ सही हुआ आंसर, ठीक है। पूछ तो नहीं रहे हो ना तुम लोग एक दूसरे से? चलो ठीक है, चलो गुड। बहुत सारे लोग ने सही आंसर दिया है। देखो द करेक्ट आंसर इज 6। जिन्होंने भी 6 आंसर दिया है उनका आंसर सही है, बाकी सबका आंसर गलत है। अब देख लो किन्होंने 6 आंसर दिया है। प्राइवेट है कैसे क्या पूछना है? श्रुति तुम्हारा चैट जो है इट इज नॉट मतलब सबको नहीं जाता, इट इज विद द होस्ट ओनली। यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स एंड यू कैन डायरेक्टली सेंड इट टू मी, ठीक है? यू कैन पोस्ट योर क्वेरी। देखो एक्चुअली 6 कैसे आया, अब देखो ये थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत सारे बच्चों ने ना से आंसर दिया है। मैं चाहता हूं अभिषेक तुम भी सोचो इसके बारे में और आंसर पे खुद पहुंचो। जरा समझने की कोशिश करो कि हम क्या करने वाले हैं। हम देखते हैं लाइमन में कितने लाइन आएंगे? 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1। बामर में क्या आएगा? 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2। पास्चन में क्या आएगा? 5 से 3, 4 से 3, ठीक है। ब्रैकेट में क्या आएगा? 5 से 4। अब ये देखो बामर में कोई आया ही नहीं, राइट? ये तो क्वेश्चन में दिया है, बामर में तो कोई आया ही नहीं, तो अब ये 3 लाइन तो नहीं आएंगे ना। एवरीबडी इज दैट क्लियर? एवरीबडी ये बात समझ में आ रही है कि ये 3 लाइन तो नहीं आएंगे? तो क्या आंसर 7 होगा? 4 और 3 7। आंसर 7 होगा क्या? नहीं। जब 2 पे कोई आया ही नहीं तो 2 से 1 कहां से मिलेगा? जब 2 पे कोई आया ही नहीं तो 2 पे कोई आया ही नहीं तो 2 से 1 कहां से मिलेगा? ये समझ में आया? जब 2 पे कोई आया ही नहीं था तो 2 से 1 कहां से आएगा? तो अब कितना आंसर हो गया बताओ? आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 6। सो आंसर इज 6। अब देखो ये मुश्किल सवाल तो नहीं था, थोड़ा सा सोचना था तुम्हें। मुश्किल तो नहीं था ना ये, तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना था कि कैसे क्या हो रहा है। ओके रिटर्न एवरीवन, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। इन अ सैंपल ऑफ, उसी टाइप का, ये आंसर कर दो। मल्टीपल हाइड्रोजन एटम्स, मल्टीपल हाइड्रोजन एटम्स, all the electrons are present in, all the electrons are present in फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब कौन सा स्टेट हुआ? फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n इज इक्वल टू 6। द इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो डी एक्साइटेशन, the electrons undergo de-excitation to the ground state such that no emission was observed in n is equal to 4 and n is equal to 2। तो वही करना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। Calculate the maximum number of spectral lines produced in the emission spectra। ठीक है,
सिद्धांत, सिद्धांत आंसर सही तुम्हारा। फिर यार तुक्के उक्के मारो मत यार, आंसर थोड़ा सोचो इसके बारे में फिर से। सरायु गुड आंसर सही है। ठीक है, श्रेयस आंसर सही है तुम्हारा। नहीं पार्थ गलत है, सुमति गलत है, निखिल सही है, प्राजक्ता सही है, रेवती गुड, सही है आंसर। ना गलत है, श्रुति गलत। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछा है, मिनिमम नहीं पूछा है, मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम। मैक्सिमम ही पूछ रहा है, मैक्सिमम। 7 गलत है आर्यन, 7 इज नॉट द करेक्ट आंसर। 7 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। ओम गुड, तुम्हारा आंसर सही है। साई, आदित्य, गणेश सबके सही आंसर गुड। प्रथमेश गुड। सुदीप, वेदांत, सोहम सबके सही सही गुड। रजत गुड। श्री गुड। चलो ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया। समझ देखो, करेक्ट आंसर इज 6। जिन्होंने भी 6, पिछले बार भी 6 आया था, इस बार भी आंसर 6 ही है। अगेन द आंसर इज 6। एवरीबॉडी, आंसर अभी भी कितना है? 6 है। गुड, जिन्होंने भी आंसर 6 दिया है देर ऑल करेक्ट। देखो अब 6 नंबर की सीढ़ी से उतर रहे हैं हम लोग। 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब बोला गया है कि 4 नंबर की सीढ़ी में यानी यहाँ पे कांटे लगा दिए, और 2 नंबर की सीढ़ी में यानी यहाँ पे कांटे लगा दिए। बच्चे समझदार हैं, यहाँ पे पैर नहीं रखेंगे। तो अब कितने जंप्स हो सकते हैं ये पूछा जा रहा है। मैक्सिमम कितने जंप्स हो सकते हैं? आंसर इज 6। लेट अस सी हाउ। देखो लाइमन में क्या है? 6 से 1, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1। बामर में क्या है? 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2। ठीक है, पैस्चन में क्या है? 6 से 3, 5 से 3, 4 से 3। ब्रैकेट में क्या है? 6 से 4, 5 से 4। फंड में क्या है? 6 से 5। अब क्या बोला गया है कि 4 और 2 पे कोई पाँव नहीं रखेगा, यानी ये हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं। ठीक है, 4 और 2 पे कोई पाँव नहीं रखेगा। तो जब 2 पे कोई पाँव नहीं रखा तो 2 से 1 नहीं होगा, और जब 4 पे कोई पाँव नहीं रखा तो 4 से 3, 4 से 1 नहीं होगा। तो अब बताओ कितने बचे? 4 पे कोई पाँव नहीं रखा तो ये भी नहीं होगा 4 से, और ये भी नहीं होगा। तो अब देखो कितने बच गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। आंसर इज अगेन 6। इसमें किसी को डाउट है? अभी भी 6 स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगे। हाँ सही है सरायु, वो लगा सकते हो, लगा सकते हो सरायु गुड। आर्यन देखो क्या है, सीढ़ी नंबर 4 और क्वेश्चन में लिखा है सिद्धांत की ऐसा है, तो तुमको सोचना है कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन का ऐसा कंडीशन दिया है ना कि सीढ़ी नंबर 4 पे कांटे लगा दिए और 2 पे कांटे लगा दिए, तो मैक्सिमम कितने जंप हो सकते हैं तुम सोचो। अभी तो कंडीशन पे हिसाब से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तुमको तो आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सीढ़ी नंबर 4 पे कोई कदम नहीं रखा, तो 4 से 1 और 4 से 3 ये सब कहां मिलेगा? इज दैट क्लियर? अरे ये बताओ, 4 पे कोई सीढ़ी पे कदम रखा ही नहीं, तो 4 से 1, 4 से 3 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अब जब 2 पे कोई कदम रखा नहीं तो 2 से 1 भी नहीं मिलेगा ना। तो अब कितने लाइंस मिल सकते हैं मैक्सिमम? तो बताओ, काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इज दैट क्लियर? प्लीज से यस और नो। किसी को डाउट है इसमें कैसे 6 लाइन मिले? अरे ये बात चमक रही है कि 6 कैसे आया। ठीक है, लिखना है क्या? यू वांट टू राइट दिस? ठीक है।
अच्छा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये थोड़ा अलग टाइप का है। इन ए सैंपल ऑफ मल्टीपल हाइड्रोजन एटम्स, all the electrons are present in n is equal to 27. Calculate the maximum number of spectral lines emitted when electrons undergo de-excitation from n is equal to 27 to n is equal to 16। अब देखो ये 27 नंबर के सेल के से नीचे जंप मार रहे हैं 16 नंबर के सेल तक। तो अब इसमें बहुत सारे शेल्स होंगे ना बीच में, तो इसमें पूछा गया 27 से 16 में जंप मारा तो कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होंगे। गुड गुड सरायु, सही है तुम्हारा आंसर। सरायु नहीं नहीं, क्या सरायु ने 55 नहीं, सही 66 होगा आंसर। ठीक है 66 दिया जिन्होंने आंसर, ठीक है। आंसर इज 66। गुड, जिन्होंने 66 दिया दे आर करेक्ट। ओके ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। देखो एक जनरल फॉर्मूला क्या है, सी हम एक छोटा सा एग्जांपल लिखेंगे और एक फॉर्मूला हम डिराइव कर लेते हैं। अरे लेकिन तुम खुद भी तो सोच सकते हो, मान लो जैसे 7 से लेके 2 पे जंप कर रहे हैं, तो लाइमन में कितने मिलेंगे। देखो 7 से 2 पे जंप कर रहे हैं तो n इज इक्वल टू 6 पे कितना मिलेगा, 7 से 6 एक लाइन। n इज इक्वल टू 5 पे क्या मिलेगा, 7 से 5, 6 से 5, ठीक है। n इज इक्वल टू 4 पे कितना मिलेगा, 7 से 4, 7 से 6, सॉरी 7 से 4, 6 से 4 है ना, ठीक है। फिर 5 से 4, n इज इक्वल टू 3 पे कितना मिलेगा, 7 से 3, 6 से 3, 5 से 3, 4 से 3। n इज इक्वल टू 2 पे कितना मिलेगा, 7 से 2, ठीक है, 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2। तो अब देखो ये हम बात करते हैं n2 और इसको हम बोलते हैं n1। तो डेल्टा n हम डिफाइन करते हैं n2 माइनस n1, ठीक है ना। ये n2 से n1 आ रहा है तो डेल्टा n हमने डिफाइन किया n2 माइनस n1। तो अब जब हमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन काउंट करना है तो एक्चुअली में हमें क्या करना है, देखो तो इसमें एक लाइन मिला, इसमें 2 लाइन मिला, इसमें 3 लाइन मिला, इसमें 4 लाइन मिला, इसमें 5 लाइन मिला। तो ये एक तरह से फिर से एपी बन रहा है, ठीक है। अब देखो इसको हम बताते हैं फर्स्ट टर्म ए, दूसरा टर्म 2 मतलब 1 है। अभी देखो लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है 5, तो 5 इज डेल्टा एन दैट इज n2 माइनस n1। तो अब देखो क्या हो रहा है, हम यदि समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे एक एपी बन रहा है, तो स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है, स्पेक्ट्रल लाइन इज सम ऑफ जनरेटेड एपी, इट इज सिंपली सम ऑफ जनरेटेड एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जिसमें पहला टर्म क्या है, जिसमें ए है 1, लास्ट टर्म क्या है डेल्टा एन, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5, लास्ट टर्म डेल्टा एन है, नंबर ऑफ टर्म्स भी डेल्टा एन ही है। इसमें किसी को डाउट है, एवरीबॉडी ये समझ में आया कि एक एपी कैसे बना। तो अब होता क्या है n/2
a प्लस एल, तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है डेल्टा एन, और a क्या है 1, तो ये आ जाएगा डेल्टा एन, या फिर ऐसा लिखते हैं डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया इसके लिए कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या आ जाएंगे डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। अब देखो क्या है, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है 27 माइनस 16 अपॉन 27 माइनस 16 प्लस 1/2। तो ये क्या आएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस में निकालना है ना, 11 इंटू 12/2, तो 11 इंटू 6, योर आंसर इज 66। इज दैट क्लियर? श्रेयस देखो समझने की कोशिश करते हैं कि ये आया कैसे। 7 से 6 में तो एक ही लाइन है ना, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, यहाँ 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स देखना है हमें। ये एक्चुअली करना क्या है, हमें टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है। तो एक एपी बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, फोर्थ टर्म 4 है, और फिफ्थ टर्म 5 है, एंड 5 इज डेल्टा एन। इज दैट क्लियर? ये टर्म्स कैसे आई, ये वाली बात समझ में आ रही है? श्रेयस समझ में आ रही है बात? पार्थ समझ में आ रही है? तो अब देखो इसमें जो बन रहा है, हमको करना क्या है, ये नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड कर देना है सीधा। फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, फोर्थ टर्म 4 है, फिफ्थ टर्म 5 है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लास्ट टर्म जो है दैट इज डेल्टा एन, यानी कि n2 माइनस n1 7 माइनस 2। इज दैट क्लियर? और नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स भी देखो कितना है, 1 2 3 4 5 डेल्टा एन। तो ये एक एपी बन रहा है, एपी बन रहा है जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म डेल्टा एन है, और नंबर ऑफ टर्म्स भी डेल्टा एन है। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल, तो नंबर ऑफ टर्म्स डेल्टा एन है, ए 1 है, और नंबर ऑफ लास्ट टर्म भी डेल्टा एन है, तो ये क्या आया डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? कर सकते हो हाँ। अभी देखो क्या है, जैसे तुमने पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि जब n2 माइनस n1, ये इस तरह का फॉर्मूला है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2। तो अब देखो व्हेन n1 इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा ये, व्हेन n1 1 है तो ये आएगा n2 माइनस 1 n2 माइनस 1 प्लस 1/2, यानी क्या आ जाएगा n2 इंटू n2 माइनस 1/2। तो ये वही पुराना फॉर्मूला आ जाएगा ना, n इंटू n माइनस 1/2। एवरीबॉडी ये पुराना वही फॉर्मूला आ जाएगा ना, n इंटू n माइनस 1/2। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, ये हर जगह लगता है, तो इसी को याद रखो, डेल्टा n इज इंटू डेल्टा n प्लस 1/2। ये 1 पे भी जब n2 माइनस n1 में n1 1 होगा तो n इंटू n माइनस 1/2 आ जाए। ठीक है, एवरीबॉडी रिटर्न ये लिख लिया सबने? ठीक है, तो देखो हमने अभी तक क्या सीखा है, व्हाट हैव वी लर्नड एज ऑफ नाउ। हमने बोर्स थ्योरी खत्म कर ली इन एवरी टर्म्स कि बोर्स थ्योरी में क्या क्या बताया गया। बोर्स थ्योरी में ये बताया, पहले क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखे, पहले पहला पार्ट जो था, दूसरा हमने लाइन स्पेक्ट्रा वगैरह देखा। तो बोर वाज अ वेरी सक्सेसफुल साइंटिस्ट और उसने काफी चीजें एक्सप्लेन की, राइट? तो दिस वाज द ओवरऑल स्टोरी ऑफ बोर। लास्ट स्लाइड। पार्थ हो गया? तो ये थी बोर की ओवरऑल कहानी। समझ में आई आप लोगों को? आई होप द दिस वाज द स्टोरी, ओवरऑल स्टोरी ऑफ बोर। हाउ वाज इट, कैसा लगा? उसने काफी कुछ बताया, बहुत सारे कैलकुलेशंस किए और नंबर ऑफ लाइंस काउंट करके बताया। ही टोल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? तो बोर एट दैट टाइम वाज वेरी सक्सेसफुल, वो एक काफी सक्सेसफुल साइंटिस्ट था
इसने एटम के बारे में बहुत सारी चीजें बिना कोई एक्सपेरिमेंट के बता दी, और जो कि काफी हद तक एक्सप्लेन भी हो गई। तो बोर वाज वेरी सक्सेसफुल, ही वाज अ टाइकून, ठीक है, ही वाज एन आइडल फॉर मेनी साइंटिस्ट टू फॉलो, ठीक है। तो अब ये बोर की थ्योरी थी। अब देखो वो जमाना ऐसा था ना कि जब कोई पर्टिकुलर साइंटिस्ट, ठीक है, जब कोई एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट क्या करता है, अपना एक थ्योरी प्रपोज करता है, ठीक है, तो उसके बाद वो थ्योरी को अप्रूव करने के लिए क्या सिस्टम था कि आपको एक प्रेजेंटेशन देना होता है बाकी साइंटिस्ट के बीच में, ठीक है, बाकी साइंटिस्ट के बीच में एक प्रेजेंटेशन देना होता है, और वो प्रेजेंटेशन में बाकी साइंटिस्ट बैठे रहते हैं और वो सवाल जवाब करते हैं, ठीक है। अब वो यदि सवाल जवाब सही से दे देता बोर, तो उस थ्योरी को अप्रूव कर ली जाती थी। इज दैट क्लियर? अभी क्या होता है, हाँ, इंटरनेशनल यूनियन बनता है, रिसर्च पेपर्स डालते हैं, जिनको दिक्कत होता है वो क्लेम्स करते हैं। अभी क्या है कि लोग इंटरनेट पे अपलोड कर देते हैं, और जिनको क्वेरी रहता है वो मेल करके पूछते रहते हैं। तो अभी तो सिस्टम अलग है, ठीक है। बट उस वक्त क्या था, एक ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस होता था, जिसमें लोग बैठ के सवाल जवाब फिजिकली सामने बैठ के करते थे। तो बोर जब वो प्रेजेंटेशन दे रहा था ना, तो उसमें कुछ दिक्कतें आई थी। लेट अस सी व्हाट वाज द, देखो यहाँ पर चैप्टर खत्म तो नहीं होता है। सो देयर वाज सम लिमिटेशंस ऑफ बोर्स थ्योरी एज वेल, तभी तो ये चैप्टर अभी आगे चलने वाला है। देयर वेर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ बोर्स थ्योरी, ये चैप्टर भी खत्म तो नहीं हुआ है। अब बोर्स थ्योरी में भी कुछ दिक्कत तो थी, नहीं तो चैप्टर हम यही खत्म कर देते, बट आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो व्हाट वेर दोज लिमिटेशंस, देखो सबसे पहली बात तो ये, इट वाज एप्लीकेबल, इट वाज एप्लीकेबल only for single electron system, only for single electron system। अब देखो हमारे आसपास जितने एटम्स हैं, उनमें क्या सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है? एवरीबॉडी, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है? ऐसा तो नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये ज्यादातर एटम्स के लिए तो अप्लाई होता ही नहीं था ना। इज दैट क्लियर? सो इट डिड नॉट अप्लाई, इट डिड नॉट अप्लाई फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, ज्यादातर एलिमेंट्स के लिए तो अप्लाई होता ही नहीं था, फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। तो लोगों ने बोला कि ठीक है, आपकी थ्योरी बहुत अच्छी है, और अब तक जो भी थ्योरी दी गई थी उसमें ये सबसे बेहतर है। तो बोर की थ्योरी एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने का एक प्रयास था, उसके तरफ ये पहला कदम था, ऐसा माना गया कि एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो पहला सक्सेसफुल कदम है, जो कि कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दे रहा है, वो है बोर्स थ्योरी। उसके पहले लोगों को एटम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बट बोर्स थ्योरी आने के बाद एलिमेंट्री जानकारी है। बट फिर भी ज्यादातर एटम्स के लिए तो एक्सप्लेन होता ही नहीं था ना। तो दिस वाज लाइक फर्स्ट स्टेप इनटू स्टडीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ये एक शुरुआत थी, राइट? इट वाज द बिगिनिंग, ठीक है। अब देखो क्या है, कुछ चीजें और भी थी। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था जिमेन, ठीक है, और एक का नाम था स्टार्क। दो साइंटिस्ट वहां पे बैठे थे सभा में, वो भी सवाल जवाब कर रहे थे। जिमेन और साइंटिस्ट जो है, ये एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट थे, ये थ्योरी वगैरह बनाते नहीं थे। जिमेन और स्टार्क क्या करते थे? एक्सपेरिमेंट करते थे। तो जीमन ने बड़ा अजीब से एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या देखा, ये सोर्स है, इसको पास कराया प्रिज्म से, ठीक है, और इस प्रिज्म में यहां लगा दिया स्क्रीन। तो इसने क्या किया, इस सोर्स में मैग्नेटिक फील्ड लगाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी हाइड्रोजन एटम के ऊपर या जो भी सैंपल है उसके ऊपर लगा दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो उसने क्या देखा, पहले ये सुनो, इसका कोई एक्सप्लेनेशन उस वक्त तो नहीं था, नेक्स्ट थ्योरी में इसका भी एक्सप्लेनेशन आएगा। जैसे मान लो, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यदि मैग्नेटिक फील्ड ना लगाया जाए तो 3 लाइन होता है, और ऐसा देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए तो बहुत सारे लाइन हो जाते थे, 1 2 3 4 5। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यदि मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए, यदि मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाए, राइट, मैग्नेटिक फील्ड लगाने से क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड लगाने से नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे।
ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे। तो ये जीमन ने देखा था, इसको बोला उसने जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट का मतलब क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रल लाइंस, मैं समझाता हूं। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस in the presence of external magnetic field। समझ में आया? मतलब क्या है स्पेक्ट्रल लाइंस? स्पेक्ट्रल लाइंस, जस्ट मिनट, एक फोन आ रहा है मुझे, तब तक तुम लोग इसको लिख लो ना, जस्ट राइट इट डाउन। हेलो, हाँ कौन? कौन नीलेश? एक्चुअली मैं अभी एक लेक्चर में हूँ, आपको 1:30 पे कॉल करूंगा, ठीक है ना? एक्चुअली मेरा ऑनलाइन लेक्चर है, मैं अभी बिजी हूँ, आपको 1:30 पे कॉल करूंगा। ओके, रिटन, इसको लिख लो तब तक। डन एवरीवन? ओके, देखो हो क्या रहा था, नहीं हुआ है, ठीक है, लिखो, राइट इट डाउन। देखो हो क्या रहा था, मान लो स्पेक्ट्रल लाइन देखा है ना, स्पेक्ट्रल लाइन में मान लो पहले मैग्नेटिक फील्ड लगाने के पहले 5 लाइन थी, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद 50 लाइन हो जा रही थी, ऐसा हो रहा था, या फिर 15 लाइन हो जा रही थी। जैसे तुमने वो बारकोड देखा था ना, लाइन स्पेक्ट्रा, जो लाइन स्पेक्ट्रा है, मैग्नेटिक फील्ड लगाने के पहले यदि 10 लाइन थी, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद 50 लाइन हो जा रही थी, 30 लाइन हो जा रही थी, मतलब नंबर ऑफ लाइंस बढ़ती जा रही थी। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? मतलब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जीमन ने क्या देखा था कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाती थी। जैसे पहले तुमने देखा होगा रामायण, एक तीर मारता था और एक तीर से 50 तीर बन जाते थे, वैसा ही कुछ हो रहा था। मैग्नेटिक फील्ड, रामायण देखा था ना, एक तीर एक तरफ से मारता है और 50 तीर हो जाता है, वो 50 तीर जाके जो इनेमिस के पास जाते हैं। तो कुछ वैसा ही जीमन ने भी देखा। उसने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लगाओ और नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाते थे, मैग्नेटिक फील्ड लगाओ और नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाते थे। तो अब ये जादू जो है, ये जीमन ने देखा। तो स्टार्क ने क्या किया? स्टार्क ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। तो अब जीमैन से मैग्नेटिक फील्ड यहां लग रहा है और स्टार्क समझ ही रहो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम बोल सकते हैं दी स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस in the presence of external electric field, the splitting of spectral lines in the presence of external electric field is called Stark effect। देखो स्टार्क जो था उसने देखा क्या कि सिमिलर चीज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी हो रही थी, यानी ये जादू सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के साथ नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी हो रहा था। ये मान लो जैसे ये तुम्हें 3 लाइन मिल रहे हैं, यू आर गेटिंग दीज 3 लाइंस इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 लाइन मिल रही हैं, तो होता क्या था, मान लो 3 से ज्यादा मिल जाएगा, जैसे 6 मिल गया, 7 मिल गया, 8 मिल गया, राइट? तो ये होता था इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब जीमेन और स्टार्क ने कहा कि चलो आपने तो बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है, इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए। वाई इज जीमेन एंड स्टार्क इफेक्ट, ऐसा क्यों होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाते हैं? देखो बोर तो नहीं बता पाया था, तो हम तो आगे की थ्योरी में ही पढ़ेंगे ना श्रेयस, ऐसा क्यों हो रहा था ये बोर ने नहीं बताया था, ये तो हम लिमिटेशंस में पढ़ रहे हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे कैसा क्यों होता है, नेक्स्ट थ्योरी में पढ़ेंगे।
तो बोर ने देखा, मतलब बोर को बोला गया कि आप इसको भी एक्सप्लेन कीजिए। बोर जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो दिस वाज अ लिमिटेशन। क्या बोलो अथर्व, क्या डाउट है? बोर्स थियरी, तो ये लिमिटेशन क्या था? बोर थ्योरी could not explain Zeeman and Stark effect। तो यहाँ एक और सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई कि ये जीमेन और स्टार्क इफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। वो लाइंस डिवाइड नहीं, देखो इसके बारे में तो इस थ्योरी में तो कुछ नहीं बताया गया कि लाइंस कहां से आते हैं। बस इस थ्योरी में तो ये बोला गया है कि ऐसा देखा जा रहा है कि प्रकट हो जाते हैं। नहीं, ये कहां पे, ये सारे एटम्स में देखने, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन में नहीं देखने को मिलता था सोनाली। इट वाज ये जीमेन और स्टार्क इफेक्ट वाज ऑब्जर्व्ड इन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। Zeeman and Stark effect was not observed in simple single electron systems. This was observed in multiple electron systems. Is that clear? तो Zeeman और Stark effect जो नहीं explain हो पाया, this was a major limitation of Bohr's theory. Everybody, is that clear? ठीक है, तो इसको भी लिख लो। तो देखो ये थी बोर की कहानी का अंत। बोर की थ्योरी ऊपर का लिखना है, बिल्कुल लिखना है। बोर की थ्योरी बहुत सही थी। इट वाज एबल टू एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इट वाज नॉट सफिशिएंट। ये एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए काफी नहीं थी। हाँ, एक पहला स्टेप जिसको बोल सकते हो, इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, बट इट वाज नॉट इनफ। फाइन, एवरीबॉडी रिटन? नो एनी मोर, देयर इज नो मोर लिमिटेशन। बाकी लिमिटेशंस ऐसे ही समझाते हैं कि फाइनल डबलेट्स नहीं एक्सप्लेन किया, क्लोजली स्पेस लाइन नहीं एक्सप्लेन हुआ, तो वो सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है बात, और ऐसे भी समझाते हैं कि स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही था, तो मल्टीपल का स्पेक्ट्रम कहां से एक्सप्लेन करेगा वो? इज दैट क्लियर? मल्टीपल इलेक्ट्रॉन वाली सारी बातें इसके लिमिटेशन में आ जाएंगी। कुछ बुक्स इसको 4-5 बना के लिख सकते हैं, 5 पॉइंट लिख देंगे एक ही चीज को 5 बार। तो ये था बोर्स थ्योरी। देखो बोर्स थ्योरी वाज वेरी सक्सेसफुल, नो डाउट, देयर वाज नो डाउट कि बोर ने काफी कुछ एक्सप्लेन किया था, बट वह काफी नहीं था। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो अब जो बोर ने शुरुआत की थी उसको कुछ और साइंटिस्ट लेके आए आगे, तो अब उसके बाद जो फाइनली मॉडल आया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। बट सुन लो, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम ऐसा नहीं है कि अचानक से आ गया था, राइट? तो इट इज बेस्ड ऑन, या फिर ऐसा ही लिखते हैं, इट इज बेस्ड ऑन टू मेजर डिस्कवरीज, इन साइंस। ठीक है, इट इज मेड ऑफ टू मेजर डिस्कवरीज इन साइंस। साइंस में 2 मेजर डिस्कवरी हुई थी और ये इसके ऊपर बेस्ड है। पहला क्या है? पहला है ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर। ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर, एक साइंटिस्ट था उसका नाम था डी ब्रॉय। डी ब्रॉय बोलते हैं बट मैं इसको डी ब्रॉगली बोलता हूं ताकि मुझे स्पेलिंग याद रहे। डी ब्रॉय प्रोनाउंस करते हैं बट उसका नाम एक्चुअली डी ब्रॉगली है, तो मैं तो ऐसे ही रखता हूँ यार ताकि मुझे स्पेलिंग याद रहे। ठीक है, इट वाज गिवन बाय दिस साइंटिस्ट डी ब्रॉय, इसको ऐसे लिखते हैं डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली याद रखो, स्पेलिंग याद रहेगा। डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस बोलते, इसको डी ब्रॉय है। और दूसरा क्या था? दूसरा था हाइजेनबर्ग्स
Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle. तो अब ये जो दो चीजें थी ना, इन्होंने साइंस को पूरा हिला दिया था, सारी चीजें ही बदल दी। ठीक है, इवेंट्स की टाइमलाइन मुझे एग्जैक्टली याद थोड़ी है कि देखो डी ब्रॉय ने 1924 में प्रपोज किया था, बट तुम्हें एग्जैक्ट डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। और हाइजेनबर्ग ने ये 1924 में किया था और ये 1927 में किया था। और जो फाइनली किस टाइम में जो मॉडर्न श्रोडिंजर का आया था वो 1936 के मतलब 28-29 के आसपास पूरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आया था। तो इवेंट्स तुम्हें एग्जैक्टली मुझे ईयर के साथ बताने की जरूरत नहीं है, वो तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उससे क्वेश्चन थोड़ी आता है कि कौन सा, हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, देयर वर टू मेजर डिस्कवरीज और उनके जिन्होंने क्या किया, साइंस को काफी हद तक बदल दिया, चीजें, लोगों के सोचने का नजरिया काफी बदल दिया। अब देखो, एक होता है क्लासिकल फिजिक्स जिसमें तुम न्यूटन वाला, अरे श्रोडिंजर कैट, क्या तुमने क्या अन अकेडमी के वीडियोस देखे हैं? वो कोई रिलेवेंट चीज है नहीं। ठीक है, अब देखो क्या है, लेट अस स्टार्ट की व्हाट आर द थिंग्स इन्होंने क्या किया। तो देखो दो तरह की चीज होता है, एक होता है क्लासिकल फिजिक्स और एक होता है क्वांटम फिजिक्स। तो अब ये साइंस में डिस्कवरी हुई। क्लासिकल फिजिक्स जो तुम अभी पढ़ रहे हो, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, और क्वांटम में क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन या इट इज बेस्ड ऑन, क्वांटम फिजिक्स किसके ऊपर बेस्ड है, ये डी ब्रॉगलीज या फिर डी ब्रॉइज हाइपोथेसिस एंड क्या बताओ, एंड एक सेकंड, एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये इन दोनों प्रिंसिपल के ऊपर ही क्वांटम शब्द आया। क्वांटम का आविष्कार इन दोनों ने ही किया था। ठीक है, उसके पहले क्वांटम नाम का कोई चीज था ही नहीं। और ये क्लासिकल फिजिक्स का मतलब वही है, न्यूटोनियन फिजिक्स है जो न्यूटन ने दिया हुआ है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, ये लिख लो एक बार, फिर विल स्टार्ट विद ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर। डन। सी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो अब हमारा टॉपिक यही है, डी ब्रॉइज हाइपोथेसिस, दैट इज ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर। अब देखो डी ब्रॉय जो था वो भी काफी समझदार आदमी था। तुम्हें क्या लगता है ये एक्सपेरिमेंट करने वाला इंसान था? ये दोनों जो लोग हैं, क्वांटम लेवल पे एक्सपेरिमेंट का कोई खास मतलब है नहीं। दिस इज नॉट समथिंग विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ये लोग जो हैं वो थ्योरी बनाते हैं, ये भी बोर जैसे ही थे। जो आने वाले जितने भी साइंटिस्ट हम पढ़ेंगे वो सारे बोर जैसे थे, थ्योरी बनाने वाले। तो डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिया था, मतलब अजम्पशन एक किया था, जो कि बहुत हद तक सही था, एवरी मतलब ये पूरी तरह सही था, कोई दिक्कत नहीं था। तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि नेचर लव सिमेट्री, नेचर हैज सिमेट्री, नेचर हैज सिमेट्री। नेचर का सिमेट्री का इसका क्या मतलब था, उसने ये कहा कि हम लोग दो चीजों को अलग अलग समझते हैं, एक होता है पार्टिकल और दूसरा होता है वेव। उसने कहा कि पार्टिकल और वेव जो है हम दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं, पर उसने कहा कि पार्टिकल कैरेक्टर एंड वेव कैरेक्टर आर इंटर रिलेटेड,
उसका ये कहना था कि ये सारे कैरेक्टर जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। ये लिख लिया सबने, हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। ये लिख लिया तो लिखो, जल्दी करो। ठीक है, डन। तो लेट अस मूव। देखो डी ब्रॉय ने अब क्या कहानी बताई, लेट अस लिसन टू हिज स्टोरी। उसने क्या कहा, उसने कहा कि वेव कैरेक्टर एंड पार्टिकल कैरेक्टर can coexist can coexist in a particle। देखो वो जमाना ऐसा था कि वेव को अलग बोलते थे और पार्टिकल को अलग समझते थे। जैसे वेव इज अ डिफरेंट थिंग एंड पार्टिकल इज अ डिफरेंट थिंग। वेव को अलग बात समझते थे और पार्टिकल को अलग समझते थे। बट उसने क्या बोला कि वेव और पार्टिकल कैरेक्टर जो है दे कैन को एग्जिस्ट। समझ में आ रही है बात? उसने ये बोला कि वेव कैरेक्टर एंड पार्टिकल कैरेक्टर कैन को एग्जिस्ट, और उसने इंट्रोड्यूस किया ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर। ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर का मतलब दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स एक चीज में हो सकती है। तो लोग उस पर हंसने लगे, मतलब लोगों ने इसको मजाक उड़ाना चालू कर दिया। लोग इस तरह के जोक्स मारने लग गए कि एक होता है मेन कैरेक्टर, मेल कैरेक्टर, और एक होता है फीमेल कैरेक्टर, और ये बोल रहा है ड्यूअल कैरेक्टर कि दोनों तरह की विशेषताएं एक इंसान में हो सकती है। तो ये कुछ इस तरह की बात कर रहा था। मतलब लोग पार्टिकल और वेव को अलग अलग समझते थे, वैसे ही जैसे मेल फीमेल को अलग समझते हैं। और ये बोल रहा था कि दोनों तरह की विशेषताएं किसी एक चीज में रह सकती है। तो लोग ने काफी इसका मजाक बना दिया। ठीक है, तो उसका ये कहना था, आगे बढ़ते हैं, कि वेव कैरेक्टर एंड पार्टिकल कैरेक्टर कैन को एग्जिस्ट। बट एक्चुअली ने इसने साइंस काफी हद तक बदल दिया। देखो क्या है, उसने कहा कि पार्टिकल कैरेक्टर और वेव कैरेक्टर दोनों एग्जिस्ट करता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर में, बट जो पार्टिकल कैरेक्टर है वो वेव कैरेक्टर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब यदि कोई चीज पार्टिकल ज्यादा है तो वेव कम होगा, मतलब लड़का ज्यादा है तो लड़की कम होगा, और लड़की ज्यादा है तो लड़का कम होगा। अब ये कुछ लॉजिकल लग रहा है क्या? एक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है तो दूसरा कम होगा। तो उसने कहा कि पार्टिकल कैरेक्टर एंड वेव कैरेक्टर कैन को एग्जिस्ट इन अ पार्टिकल। एक चीज में पार्टिकल और वेव दोनों रह सकते हैं, पर यदि पार्टिकल कैरेक्टर ज्यादा है तो वेव कैरेक्टर कम होगा, और यदि वेव कैरेक्टर ज्यादा है तो पार्टिकल कैरेक्टर कम होगा। अब कोई चीज पार्टिकल है कैसे पता चलेगा? एक पत्थर उठा के सामने वाले को मार दो, यदि चोट लगा तो पार्टिकल है, और नहीं लगा तो वेव है। अरे धूप लगती है तो झटका थोड़ी लगता है, चोट वोट थोड़ी लगता है। इज दैट क्लियर? यदि तुमने किसी चीज को उठा के सामने वाले को मार दिया और उसको चोट लग गया, इसका मतलब वो पार्टिकल था। पार्टिकल इज समथिंग विच कैन ट्रांसफर मोमेंटम। तो पार्टिकल कैरेक्टर के लिए उसने चूज किया, पार्टिकल कैरेक्टर के लिए उसने चूज किया पी, यानी कि लीनियर मोमेंटम। यदि कोई चीज मोमेंटम ट्रांसफर करता है इसका मतलब वो पार्टिकल है। और वेव का मतलब क्या है? वेव मतलब जो ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो वेव कैरेक्टर के लिए, वेव कैरेक्टर, वेव क्या है बताओ? वेव का मतलब वो जो ऑसिलेट करते रहता है इस तरह से, राइट? तो जितना ज्यादा ऑसिलेट करेगा उतना ज्यादा उसका, बोल सकते हो, वेव कैरेक्टर है। तो वेव कैरेक्टर के लिए उसने क्या यूज किया? लेमडा, यानी वेवलेंथ। ठीक है, श्रेयस अभी रुक जाओ प्लीज, वेट। तो उसने क्या बोला? पार्टिकल कैरेक्टर यानी पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बताया एच। उसने बताया पी इज इक्वल टू एच बाई लेमडा, या फिर लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, और यहाँ पे एच क्या बता दिया? प्लैंक्स कांस्टेंट। एच यहाँ पे बताया प्लैंक्स कांस्टेंट। अब तुम्हें क्या लगता है कोई कुछ भी बोल देगा और लोग मान लेंगे? इसकी बात भी एक्सेप्ट नहीं की गई थी इतनी आसानी से। बट उसने ये थ्योरी प्रपोज किया था कि P इज इक्वल टू एच बाई लेमडा, या फिर लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी। एवरीबडी इज दैट क्लियर? या हम ऐसे बोल सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। वो अभी आगे देखेंगे ना। इज दैट क्लियर? ये लिख लो तो पहले तो सब लोग।
ठीक है, अब देखो इसका प्रूफ, ऐसा थोड़ी था कि उसने प्रूव नहीं किया इसको, उसका प्रूफ भी था। देखो आइंस्टाइन ने दिया था एनर्जी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यहाँ पर C क्या है, वेलोसिटी, और ये आया था क्या, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, ये आइंस्टाइन का इक्वेशन है, और ये क्या है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओम हो गया, ओम रिटर्न, ओम डन बोलो, ठीक है। तो देखो एनर्जी को आइंस्टाइन ने बताया था क्या, आइंस्टाइन ने बताया था एच इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। आइंस्टाइन ने मास एनर्जी इक्विवेलेंस उस वक्त बता दिया था, तो आइंस्टाइन ने बताया था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और ये जो हम पढ़े प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी उसमें एनर्जी होता है एच सी बाई लेमडा। तो यदि हम एनर्जी को इक्वेट करें तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा हो गया ना, तो अब C कट जाएगा, तो h बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी, सी यहाँ पर उसका पार्टिकल है लाइट के लिए, वेवलेंथ का वेलोसिटी है ये, तो एम वी इज इक्वल टू एच बाई लेमडा, यानी कि P इज इक्वल टू एच बाई लेमडा, ये तो प्रूफ भी हो रहा था। अब P यदि पार्टिकल कैरेक्टर है और लेमडा वेव कैरेक्टर है, तो इससे ये प्रूव हो जा रहा था कि पार्टिकल कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव कैरेक्टर। एवरीबॉडी इज इट क्लियर? इन दोनों के हेल्प से इक्वेट करें तो ये प्रूव भी हो जा रहा था कि पार्टिकल कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव कैरेक्टर। अब तो मैथमेटिकली भी प्रूव हो रहा था, तो अब तो सबको मानना ही था ना, तो अब ये सबको मानना ही पड़ा कि पार्टिकल कैरेक्टर जो है वेव कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अरे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में m क्या है, मास है, और c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब यदि वेव के लिए डिफाइन करें तो c तो वेलोसिटी है ना, c तो वेलोसिटी है, और यहाँ पे एच सी बाई लेमडा भी तो वेलोसिटी है, तो यहाँ वेलोसिटी वेलोसिटी कट गया। अब एम सी क्या है, एम सी इज वेलोसिटी, यदि लाइट के लिए ले रहे हो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगा, तो जनरल पार्टिकल के लिए हम वी ले सकते हैं ना, इज दैट क्लियर? तो अब डी ब्रॉगली ने ये एम सी स्क्वायर डिराइव नहीं किया है, बट वो आइंस्टाइन ने डिराइव किया, उसने उस प्रॉपर्टी को यूज किया है, ठीक है, रिलेशन उससे ही बताया उसने, ठीक है श्रेयस। तो अब उसने ये फाइनली मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया कि पार्टिकल कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव कैरेक्टर, ठीक है, इज दैट क्लियर? ये लिख लिया सबने? अब देखो उसने क्या कहा, उसने कहा कि देखो ये मेरा थ्योरी है कि पार्टिकल और वेव कैरेक्टर दोनों तरह से रह सकते हैं, और पार्टिकल कैरेक्टर वेव कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और उसने मैथमेटिकली भी इसको प्रूव कर दिया। तो अब तो बात सुननी ही थी लोगों को। अब देखो अब उसने इसके ऊपर क्वेश्चन करना चालू किया, मतलब अच्छा मान लो क्वेश्चन का है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ लेमडा। अच्छा, दीज वेव्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स, दीज वेव्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स, यानी पार्टिकल के जो वेव्स होंगे ना उसको मैटर वेव बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है और एक इसने मैटर वेव इंट्रोड्यूस किया। मतलब मैं समझाता हूं, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा डी ब्रॉगली, यहां पर जो वेवलेंथ निकाल रहे हैं ना वो मैटर वेव का है, मैटर वेव, मैटर वेवलेंथ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नहीं है। मतलब मैं समझाता हूं क्या है, रुक जाओ। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैटर वेवलेंथ एसोसिएटेड with a car mass 500 kg moving at a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद नहीं है तुम्हें? ये तुमको तो याद होना चाहिए, 6.626 into 10 की पावर माइनस 34, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है कि एक कार है, 500 किलो का एक कार है, ठीक है, इट इज मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास है 500 किलो। तो अब बोला गया कि इसका जो लेमडा आएगा, यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉय बोल सकते हो, वो क्या आएगा ये बताना है। तो अब सीधा सा क्या उसने लगाया अपना फॉर्मूला, 6.626 into 10 की पावर माइनस 34। अब देखो क्या है,
और बाई mv, यानी मास क्या है 500 और इंटू वेलोसिटी 10। तो अब देखो क्या आया 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 37/5। ठीक है, तो अब ये क्या आएगा बताओ, ये आएगा 1.3 समथिंग इंटू 10 की पावर माइनस 37 मीटर। देख रहे हो, माइनस 37 मीटर। इतना छोटा वेवलेंथ है विच इज टू लो टू बी रिकॉग्नाइज्ड। इट इज टू लो टू बी रिकॉग्नाइज्ड। इतना छोटा वेवलेंथ हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते। उसने बोला कि दिस इज टू लो टू बी रिकॉग्नाइज्ड। हमारे पास ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं है कि इतना छोटा वेवलेंथ को रिकॉग्नाइज कर सके। इसका मतलब है ये कार हैज इनसिग्निफिकेंट, इट हैज इनसिग्निफिकेंट वेव कैरेक्टर। इसका जो वेव कैरेक्टर है वो बहुत कम है और पार्टिकल कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब समझ में आया या नहीं आया? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? यानी इसका वेवलेंथ बहुत कम है जो कि रिकॉग्नाइज किया ही नहीं जा सकता। 10 की पावर माइनस 37 मीटर इतना कम है जिसको हम पहचान ही नहीं सकते। ठीक है, नैनोमीटर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन मेजर करते हैं। अभी नैनोमीटर -9 होता है, अभी तो -37 है, बहुत ज्यादा छोटा है। दैट क्लियर? एक और चीज है, उसने ये बोला, देखो क्या है, यदि वेवलेंथ, सी समझने की कोशिश करो, यदि वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, लेमडा क्या हुआ, h/m इंटू जीरो, लेमडा इन्फानाइट। वेवलेंथ इन्फानाइट का मतलब क्या है, वेवलेंथ इन्फानाइट का मतलब क्या है, इसका लेमडा इन्फानाइट है, यानी नो ऑसिलेशन, नो ऑसिलेशन। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? हमने पढ़ा था ना, यदि वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है तो लेमडा इन्फानाइट है। तो उसने क्या बोला कि देयरफॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कैनॉट बी कॉल्ड वेव। ये समझ में आया? यदि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो ऑसिलेट करेगा ही नहीं, तो वेव कैसे होगा? ये समझ में आया? यदि कोई चीज स्टेशनरी है तो वो कभी भी वेव कैरेक्टर शो नहीं करता। इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। यदि कोई चीज ऑसिलेट नहीं कर रहा है तो वेव कैरेक्टर कहां से? तो इसने ये भी प्रूव कर दिया। अब देखो, तो उसने क्या बोला कि मूविंग मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मूविंग मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक क्या बताओ, लाइक बस, ठीक है, ट्रक, कार, ह्यूमन बीइंग, मगरमच्छ, ठीक है, शेर, कुत्ता, एक्सेट्रा, cannot be called wave because they have insignificant wave character. Is that clear? एवरीबॉडी, हमने देखा ना वेवलेंथ बहुत छोटा है। यदि कोई स्टेशनरी है तो वेव तो होगा ही नहीं, यदि स्टेशनरी है तो वेव होगा ही नहीं। और इस स्टेशनरी, यदि मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल भी है तो वो भी वेव, उसको भी हम नहीं बोल सकते। तो अब डी ब्रॉगली घुमा फिरा के बात कहां लेके जा रहा है पता है? डी ब्रॉगली घुमा फिरा के बात लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन पे, जो कि मूव करता हुआ रहता है और एटम में न्यूक्लियस रेस्ट पे रहता है। समझ में आ रहा है? एटम के अंदर न्यूक्लियर रेस्ट पे रहता है तो न्यूक्लियस को बोल देगा पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है उसको बोल देगा वेव। घुमा फिरा के बात वो लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन पे। सबने लिख लिया क्या? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? लिख लिया ना सबने? रिटन और नॉट? हाँ, अब देखो ऊपर, सुमति क्या डाउट है बताओ? व्हाट इज योर डाउट सुमति? देखो मैं फिर से समझाऊं, यदि तो यदि कोई चीज स्टेशनरी है, यदि कोई चीज स्टेशनरी है यानी उसका वेलोसिटी जीरो है, तो ऑब्वियसली उसका वेवलेंथ इनफाइनाइट होगा, यानी ऑसिलेट कर ही नहीं रहा। तो यदि कोई चीज स्टेशनरी है तो उसको हम वेव नहीं बोल सकते। इज दैट क्लियर? अब यदि कोई चीज मूविंग है और वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, जैसे फुटबॉल तुम्हारे तरफ मारा गया तो वो वेव नहीं है, वो पार्टिकल ही है। क्रिकेट बॉल आया तो वो वेव नहीं है, वो पार्टिकल है। तुम यदि सड़क पे दौड़ रहे हो तो तुम वेव नहीं हो, तुम पार्टिकल हो। बंदर सड़क पे भाग रहा है तो वेव नहीं हो, पार्टिकल है। तो अब वेव किसको बोल रहा है वो? ठीक है, हाउ एवर, जैसे हाउ एवर उसने क्या बोला, अ मूविंग
microscopic particle, a moving microscopic particle has significant wave character. A moving microscopic particle has significant wave character and it cannot be ignored. And it cannot be ignored. इसको हम इग्नोर कर नहीं सकते हैं, ऐसा डी ब्रॉगली का कहना था. अब लेट अस सी हाउ. जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन की बात करें, कैलकुलेट डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ associated with a moving electron. देखो इलेक्ट्रॉन का हम जानते हैं ना, वेलोसिटी 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है, जो बोर ने निकाला था उसके हिसाब से निकला. ठीक है, तो अब देखो क्या है, लेमडा लगा देते हैं यहाँ पे 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, और वेलोसिटी वही जो बोर ने निकाला था वही डाल देते हैं. अब देखो क्या आता है, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 9.1 इंटू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 25. अब जरा देखते हैं, 6.626 9.1 इंटू 2.18 मल्टीप्लाइड बाई ये. ठीक है, तो 6.626 अपॉन 9.1 इंटू 2.18 इंटू 10 की पावर कितना आता है बताओ, ये माइनस कितना आ रहा है बताओ, -9. अब ये देखो ये -9 में आया, यानी ये नैनोमीटर में आ गया. ये नैनोमीटर में आ रहा है नहीं आ रहा, ये नैनोमीटर में आ रहा है ना, यानी ये कुछ आएगा नैनोमीटर में. तो अब इसको इग्नोर कर सकते हैं क्या एवरीबॉडी? अप्रोक्सीमेटली हम लिखें तो ये अप्रोक्सीमेटली देखो, अप्रोक्सीमेटली 1/3 नैनोमीटर के आसपास आता है, तो हम इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं. इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड. ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन तो मूव करता रहता है, तो उसका क्या कहना था कि इसका मतलब एटम हैज सिग्निफिकेंट वेव कैरेक्टर. सॉरी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हैज सिग्निफिकेंट वेव कैरेक्टर. सिग्निफिकेंट वेव कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन हैज सिग्निफिकेंट वेव कैरेक्टर, क्योंकि ये इसका वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं होता है. बट न्यूक्लियस हैज नो वेव कैरेक्टर. ये समझ में आया न्यूक्लियस का वेव कैरेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि इसका वेलोसिटी 0 होता है. बिकॉज न्यूक्लियस इज स्टेशनरी. तो न्यूक्लियस को बोल दिया पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन को बोल दिया वेव. वाह, अब नई कहानी होगी. अब इसने घोषित कर दिया, किसने? डी ब्रॉय ने, कि इलेक्ट्रॉन अब पार्टिकल है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव है. इज दैट क्लियर? ठीक है, उसके हिसाब से ये प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज नॉट एट ऑल अ पार्टिकल, दैट इज अ वेव. ठीक है, तो आज के लिए, हाँ मतलब सॉरी, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और वेव दोनों है. इलेक्ट्रॉन हैज सिग्निफिकेंट कैरेक्टर, तो इलेक्ट्रॉन को प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन हैज ड्यूअल कैरेक्टर. तो इससे ये पता चला इलेक्ट्रॉन हैज ड्यूअल कैरेक्टर. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल कैरेक्टर हो गया. तो आज के लिए देखो हमने सीखा है कि ड्यूअल कैरेक्टर कैसे आया. ठीक है ना, ड्यूअल कैरेक्टर के बारे में हम समझ गए. इज दैट क्लियर? ड्यूअल कैरेक्टर तक किसी को डाउट है तो पूछो, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि टाइम हमारा हो गया. ड्यूअल कैरेक्टर कैसे है? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैज सिग्निफिकेंट वेव कैरेक्टर. ये हम बोल रहे हैं कि अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैज सिग्निफिकेंट वेव कैरेक्टर. ठीक है, बट स्टेशनरी का कभी वेव नहीं है, मूविंग का ही वेव कैरेक्टर होगा. वेव होमवर्क में ग्रुप में डाल दूंगा. और मूविंग में भी सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो है उसका ही वेव होगा. अरे पार्शियल वेव कैरेक्टर है उसका, कंप्लीटली वेव नहीं है. समझ में आ रहा है श्रेयस? दैट इज पार्शियल वेव, दैट इज नॉट कंप्लीट वेव. इलेक्ट्रॉन इज अ पार्शियल वेव, इसको हम बोलेंगे पार्शियल वेव. इसका मास बहुत कम होता है एंड पार्शियल मैटर. ठीक है, चलो ठीक, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. किसी को कोई डाउट है?
एवरीबॉडी कोई डाउट है? ओके ठीक है, चलो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।